हम लोगों ने देखा कि कंडीशन है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में ये कंडीशन है कि बायर्स को राइट होता है कि जो भी चीज वो ले रहा है या लेने के लिए जा रहा है, अगर वो स्पेसिफिक है तो उस स्पेसिफिक नहीं है तो जो भी बल्क में से कुछ लेना है तो वो स्पेसिफिक या उसको असर्टेन कर सकता है लेने से पहले, और जो उसने अलग कर रखा, असर्टेन कर रखा है, वही उसको भेजा गया है कि नहीं भेजा गया है, ये वो उसको मैच कर सकता है और एग्जामिन कर सकता है उस चीज को। ठीक है, द सेलर इज बाउंड टू ऑनर द बायर्स रिक्वेस्ट फॉर अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ एग्जामिनिंग द गुड्स अनलेस द कॉन्ट्रैरी इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। यानी इसका मतलब यही हुआ कि जो बायर है, जो सेलर है, उसको हमेशा बायर की इस रिक्वेस्ट को मानना चाहिए या मानना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की आप जो भी वो सामान खरीद रहे हो उसको प्रॉपरली एग्जामिन करने का, देख रेख करने का मौका दीजिए। ठीक है, तभी वो उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो जो भी उसने असर्टेन कर रखा है वही सामान भेजा गया है या नहीं भेजा गया, इसको एग्जामिन करके अगर उसको लगेगा कि नहीं जो मैंने पसंद किया था या जो मैंने अलग किया था उसकी जगह पे कुछ और भेज दिया गया है, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं भी कर सकता, ये उसका राइट है। ये क्लियर है? यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, जैसे कि हम पहले ही जानते हैं कि जो बायर होता है उसका एक ड्यूटी होता है कि जो भी गुड्स डिलीवर किया गया है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो एज पर द स्पेसिफिकेशन है, जो चीज पसंद किया गया था या एग्रीड था वही चीज भेजा गया, उसी वॉल्यूम में भेजा गया, मतलब कुछ ऊपर नीचे नहीं है, जैसा कि हमने अभी पहले देखा था कि ना रॉन्ग क्वांटिटी है ना गलत क्वालिटी है, वही चीज है जो आपने डिमांड किया था, तो फिर बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक्सेप्ट करना गुड्स को। ठीक है, तो गुड्स एक्सेप्ट करने का क्या रूल है ऑलरेडी तुम लोग जानते हो, फिर भी यहाँ पे पढ़ना है तो मैं बता देती हूँ। पहले तो वो गुड्स एक्सेप्ट करेगा तो वो क्या करेगा, इन्फॉर्म कर देगा सेलर को ये आई एक्सेप्टेड द गुड्स, और किस किस चीज से एक्सेप्टेड माना जाएगा ये तुम लोग बताओ, अभी मैं नहीं बताऊंगी। बिहेवियर से। वेरी गुड, कंडक्ट से, कि वो क्या करता है, अगर वो उसको रख लेता है और इन्फॉर्म नहीं करता और यूज कर रहा है। ठीक है, तो यूज कर रहा है या किसी और को बेल कर दिया उसको या किसी और के साथ फर्दर किसी और को रखने के लिए दे दिया, ऐसा कोई कुछ भी उसने बिहेवियर किया और एक्सेप्टेंस का इंफॉर्मेशन नहीं दिया बायर को, सेलर को, तो भी सेलर समझेगा कि उसने रख लिया। does something to the goods which is inconsistent with the ownership of the seller। यानी कि आप अगर कुछ ऐसा करते हैं गुड्स के साथ जो नॉर्मली ओनरशिप जो है सेलर का ओनरशिप उसको खत्म कर देता है, मतलब कोई ऑल्टरेशन कर दिया आपने चीज में, तो अब ओनरशिप किसके पास आ गया, आपके पास, क्योंकि अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो आपने ऑल्टर क्यों किया, चेंज क्यों किया, राइट। तो इस तरह का कोई भी, हाँ रीसेल, बिल्कुल रीसेल किया, बेल किया, प्लेज किया, कुछ भी किया, तो क्या होगा, सेलर का जो ओनरशिप है वो खत्म हो गया। तो अगर ऐसी कोई भी एक्टिविटी करता है बायर तो इसका मतलब समझा जाएगा क्या, कि उसने गुड्स एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, और बहुत लंबे समय तक एक रीजनेबल, ये तो दूसरा पॉइंट हुआ, तीसरा है कि सर्टेन टाइम पीरियड तक के लिए भेजता है ना वो बायर सेलर बायर के पास गुड्स, और बोलता है कि देख लीजिए मैं 1 हफ्ते के लिए या 4 दिन के लिए आपको टाइम देता हूँ, अगर आपको नहीं संतुष्टि हो तो वापस कर दीजिएगा। लेकिन वो टाइम पीरियड बीत जाने के बाद भी अगर उसने इन्फॉर्म नहीं किया और रिजेक्ट भी नहीं किया तो फिर समझा जाएगा कि उसने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, एक्सेप्टेंस के बारे में कुछ और जानना है? ये ऑलरेडी हम जानते हैं, इसीलिए मैं इसको ज्यादा टाइम नहीं दे रही हूँ। ठीक है ना। रिटर्न ऑफ रिजेक्टेड गुड्स, ठीक है, रिजेक्टेड गुड्स को कैसे रिटर्न कर सकते हैं, अब मैं बोलती हूँ। देखो क्या क्या तरीका है रिटर्न करने का, बताओ। मैम रिटर्न डैमेज टू हुआ रिजेक्टेड नहीं, अगर आपको रिजेक्ट करना है तो रिटर्न टू रिजेक्शन के लिए क्या होता है कि आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद आपकी कोई जिम्मेदारी करेंगे। हाँ मैसेज कर दो, आप उसको इन्फॉर्म करना है तो मैसेज करके करो, फोन करके करो, चिट्ठी लिख के करो, मेल करके करो, तार करके करो, दैट्स अप टू यू। ठीक है, उसको इन्फॉर्म करना है, किसी भी सोर्सेज से आप उसको इन्फॉर्म कर दीजिए कि यू आर रिजेक्टिंग द गुड्स बिकॉज दिस गुड्स इज ईदर lesser in quantity or not properly satisfying the specifications whatever you had asked for। जो भी आपने कहा वो स्पेसिफिकेशन नहीं वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो whatever ठीक है, जो कुछ भी आपने किया है
उस कंडीशन में क्या होगा, एक सेकंड, ठीक है। मैं तो जितेंद्र सर से पूछती हूँ। जितेंद्र सर, जितेंद्र सर, यस मैम। रिजेक्टेड गुड्स जो है वो, अगर रिजेक्टेड गुड्स को रिजेक्ट करना है तो बायर की सिर्फ इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या करे, वो सेलर को सिर्फ इन्फॉर्म कर दे कि आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस गुड्स बिकॉज ऑफ सच एंड सच रीजन, ठीक है, जो भी वैलिड रीजन हो वो दे करके। इसके बाद दुकान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है। अगर वो पहुंचा देता है अपनी मर्जी से तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं भी करना चाहे, वो उसने सिर्फ इन्फॉर्म करके छोड़ दिया, तो वापस से कलेक्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है, सेलर की होती है। सेलर जाकर के उसको कलेक्ट कर लेगा अगर उसको रिजेक्शन का नोटिस मिल गया तो, और अगर वो नहीं भी कलेक्ट करता है तो दैट इज हिज ऑन हिज स्वीट विल, ठीक है। अगर कुछ नुकसान होता है इंफॉर्मेशन के बाद तो फिर ये उसकी प्रॉब्लम है, फिर इसमें बायर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। तो जो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ इतनी है कि वो उसको इन्फॉर्म कर दे, राइट। नेक्स्ट है रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। अगर रिफ्यूजिंग करना है, रिफ्यूज करना है डिलीवरी ऑफ गुड्स को, इफ द सेलर, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, if the seller is willing to deliver the goods and request the buyer to take delivery, but the buyer fails to do so, so within a reasonable time after receiving the request, मान लो कि कोई भी सेलर सामान, बायर ने कुछ डिमांड किया, कुछ रिक्वेस्ट किया, कुछ कोई भी सामान लेने का, और सेलर एग्री करता है कि ठीक है मैं आपको डिलीवर करता हूँ। उसके बाद डिलीवरी करने के बाद, हाँ, ये एग्रीमेंट होने के बाद अगर जो सेलर है वो नहीं डिलीवर करता है गुड्स को, तो क्या हो सकता है, मैम सू कर सकता कोर्ट में। हाँ, तो दोनों ही कर सकते हैं। मान लो कि अगर वो बायर एक्सेप्ट, सेलर ने एक्सेप्ट किया डिलीवरी और सेलर ने नहीं भेजा, तो डैमेजेस के लिए बायर स्यू करता है। और सिमिलरली अगर बायर, सेलर ने डिलीवर ही नहीं किया तो सेलर ने नहीं डिलीवर किया तो सेलर को स्यू कर सकते हैं, और बायर ने डिलीवर्ड गुड्स को एक्सेप्ट नहीं किया फिर तो सेलर स्यू कर सकता है। हाँ बिल्कुल, तो दोनों ही को ये है कि अगर एग्रीड चीजें हैं, जो कि एग्रीड हो गया है, उस केस में अगर बायर डिलीवर्ड गुड्स को एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है, रीजनेबल टाइम पीरियड में आफ्टर रिसीविंग द रिक्वेस्ट, ठीक है, देन ही इज लायबल टू द सेलर फॉर एनी लॉस ओकेजन बाय हिज रिफ्यूजल टू टेक डिलीवरी। मतलब कि हमने कोई चीज ऑर्डर किया था और वो हमारे पास आ गया, लेकिन हमने क्या किया था कि पता नहीं भरोसा ना रहा हो या वॉटेवर, या फिर कहीं पे थोड़ा सस्ता दे रहा हो तो हमने वहां से ले लिया और उसको कुछ बताया भी नहीं कि मुझे नहीं चाहिए, या कुछ भी प्री इंफॉर्मेशन नहीं दिया, और उस सेलर ने भी हमको वो गुड्स भेज दिया। तो अब हम क्या करेंगे, हमको तो दोबारा चाहिए थी, तो हम रिफ्यूज करेंगे, हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो अगर विदाउट एनी प्रॉपर रीजन आप रिफ्यूज कर रहे हैं उसको, तो उस रिफ्यूजल के कारण जो भी डैमेजेस या जो भी लॉस होगा सेलर का, वो सेलर क्या करेगा, उसके लिए लायबल होल्ड करेगा बायर को, ठीक है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, मतलब दोनों ही तरफ से ये हो सकता है। अगर प्रॉमिस करके सेलर नहीं डिलीवर करे तो सेलर को स्यू किया जा सकता है, और एक्सेप्टेंस के बाद, मतलब कि एग्रीमेंट एक्सेप्टेंस के बाद, गुड्स नहीं, ठीक है, एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करने के बाद अगर बायर एक्सेप्ट करने से या गुड्स को की डिलीवरी एक्सेप्ट करने से मना कर दे तो फिर सेलर बायर को स्यू कर सकता है, ठीक है। हमारे ये Yes, ma'am. टॉपिक आज खत्म हो गया, ये रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी था, ठीक है। अच्छा, ये रूल्स रिगार्डिंग, इसके अलावा एक और चीज है, क्या नाम है, अभी जी तुम बोल रहे थे ना कि खत्म हो गया मैम। यस मैम। हाँ अभिजीत, ये खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट है, सिंस वो इम्पोर्टेंट तो है लेकिन इतना इजी है, और तुम लोग इतनी बार ये सारी पॉइंट सुन चुके हो कि तुम लोग को सबको ऑलरेडी मालूम होगा, तो इसीलिए मैं बस जल्दी जल्दी एक बार बताते चलूंगी तुम लोगों को कि क्या है वो, ठीक है। हम लोगों को एक पढ़ना है राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, हाँ ठीक है। हाँ हाँ याद आया, हाँ हाँ हाँ, तो हाँ, राइट्स ऑफ मैम, अनपेड सेलर, हाँ बोलो मैम जब बोलो। बायर पेड नहीं करता है और रीसेल कर देता है तब ये स्यू कर सकता है सेलर। और एक होता है स्टॉपेज इसमें हाँ हाँ, अनपेड यही सेलर में। है लियन करने का,
स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ये कुछ जो अभी तक हमने राइट्स ऑफ बायर एंड सेलर देखे हैं, ड्यूटीज ऑफ बायर एंड सेलर देखे हैं, ये अनपेड सेलर को भी जितने राइट्स दिए गए थे सेलर को, ठीक है, उसके अतिरिक्त कुछ और राइट्स भी हैं अनपेड सेलर के पास। समझ में आया? तो ये भी हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि क्या होता है स्टॉपेज इन ट्रांजिट, क्या होता है लियन करना, लेकिन थोड़ा सा हम लोग इस चैप्टर, ये चूंकि इंपॉर्टेंट है, मे भी आ सकता है कि व्हाट इज अनपेड सेलर, राइट डाउन द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, ठीक है, या इसको दो भाग में हम बांट भी सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। तुम लोगों के पास बुक्स होगा तो देखा होगा तुमने कि उसमें डायग्राम बना हुआ है, जो डायग्राम भी याद रहेगा तो सिर्फ डायग्राम याद रखो और जो मैम समझा रही है वो याद रखो। इसके अलावा अगर इतनी बातें याद रहेगी जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ और वो डायग्राम, तो तुम लोग फुल लेंथ आंसर इस पर खुद से लिख सकते हो, क्योंकि कोई भी ऐसा पॉइंट्स नहीं है जिसके बारे में आपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ते समय, अभी तक पढ़ते समय कोई भी ऐसा चीज ना सुना हो अब तक, ठीक है। सारे टर्म्स से ऑलरेडी तुमको इंट्रोडक्शन हो चुका है, तुम जानते हो सारे टर्मिनोलॉजी के, फिर भी मैं इसको स्किप नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि इसको कवर कर ही लूं, तो मैं इसीलिए शुरू करती हूँ। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं फटाफट क्विकली कवर करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने अभी अभी उसको खत्म किया है रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी में एंड राइट्स ऑफ बायर एंड सेलर जब पढ़ रहे थे तब। तो अभी हम लोगों ने बैक टू बैक यही टॉपिक्स खत्म किए हैं, अगर याद होगा तो। राइट्स ऑफ बायर, ड्यूटीज ऑफ बायर, राइट्स ऑफ सेलर, ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी, और अब आएगा अनपेड सेलर। सबसे पहले अनपेड सेल, हाँ मैं ये शेयर करूंगी तुम लोगों के साथ, ये भी है मैंने मेरे पास लिखा हुआ पीडीएफ में, वर्ड फाइल में मैंने प्रिपेयर कर लिया है। तो पहले उससे पहले दिखाने से पहले मैं तुम लोगों से पूछती हूँ कि ये क्या है, अनपेड सेलर से क्या मतलब निकलता है? मैम वो सेलर जिनको मतलब गुड्स हम लोग खरीदते हैं लेकिन फुल्ली पेड नहीं करते, हाफ पेड हो या फिर पेड ही ना किया हो तो वो अनपेड पार्शियल पेड हो कुछ। हाँ, अनपेड सेलर में बता, हाँ इतना तो मालूम है, ठीक है। yes, ये तो हमको मालूम है कि अनपेड सेलर जो तुम लोगों ने बताया बिल्कुल सही बताया, कि या तो होल पेमेंट नहीं हुआ हो या फिर पार्शियल पेमेंट भी रह गया हो बाकी, तो भी उसको हम अनपेड सेलर बोलेंगे। एक और क्लॉज है इसमें, ठीक है। अनपेड सेलर बोलेंगे, अनपेड सेलर का डेफिनेशन होता है व्हेन द होल ऑफ द प्राइस और पार्ट ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड और टेंडर्ड, ठीक है। तो ये तो एक अनपेड सेलर हो गया, जब पूरा का पूरा पैसा या जो भी थोड़ा सा भी पैसा अगर रखा हुआ है अभी तक, और अभी तक आपने क्रेडिट पे पेमेंट किया, तो क्रेडिट टर्म बीत जाने के बाद भी अगर पेमेंट नहीं होता तो फिर हम उसको अनपेड सेलर बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि अनपेड सेलर हो सकता है क्योंकि अगर टर्म्स एंड कंडीशंस इंस्टॉलमेंट का है, क्रेडिट का है तो चलेगा, लेकिन जब क्रेडिट पीरियड खत्म हो गया तब भी आपने उसको पे नहीं किया तो फिर वो अनपेड सेलर बन गया, ठीक है। तो एक तो पॉइंट ये हुआ। सेकंड पॉइंट है, देखो अब हम लोग ये चैप्टर खत्म करने के बाद सीधा हम लोग निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ही एंटर करेंगे। तो थोड़े टर्म्स में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तुम लोग को बोलते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जो एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को देता है एज ए प्रॉमिस, ठीक है, कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज रख लीजिए आप। अगर 50,000 का मान लो हमने सामान लिया और मेरे पास 25,000 कैश है तो मैंने दे दिया, और 25,000 का मेरे पास बिल ऑफ एक्सचेंज है, यानी किसी और कर्जदार ने मेरे से कर्जा लिया हुआ है या मेरे से सामान लिया हुआ और मुझे बदले में वो बिल ऑफ एक्सचेंज देख करके गया है कि आप जब ये बिल ऑफ एक्सचेंज लेके मेरे पास इतने तारीख को आएंगे तो मैं आपका बाकी का 25,000 पे कर दूंगा। तो अब ये पहला से अब ये क्या कर रहा है कि ये 25,000 किसी और को देकर 25,000 दे दिया ऑन द स्पॉट, और वो बिल ऑफ एक्सचेंज 25,000 का किसी और मर्चेंट को देकर के उससे उधार पे सामान ले लिया और बोला एक तो मैं कैश दे रहा हूँ आपको 25,000 और एक मेरे पास बिल ऑफ एक्सचेंज रखा हुआ है, यानी वो कोई ऐसा एक डॉक्यूमेंट रखा है जिसपे ये लिखा है कि फलाने से मुझे पैसा लेना है, तो अभी ये क्या करिए आप ले लीजिए और आप उस फलाने से पैसा ले लीजिएगा, वो आपको दे देगा जब आप प्रेजेंट करेंगे। तो समझ में आया? यस मैम। कुछ समझ में आया? जब हम लोग जाएंगे इस चैप्टर पे तो मैं अच्छे से समझाऊंगी। अभी कुछ भी समझ में आया? यस मैम। ठीक है। तो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज हुआ, तो ऐसे बोला गया कि मान लो किसी सेलर को कोई बिल ऑफ एक्सचेंज दिया मैंने, किसी को भी किसी भी मर्चेंट के साथ जब मैंने डील किया तो उनको कैश के साथ साथ बिल ऑफ एक्सचेंज दिया या कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया। मान लो बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं समझने में आ रहा है तो अभी चेक ही मान लो एग्जांपल के लिए कि मान लो चेक दिया मैंने, ठीक है। अब वो चेक अगर उस टाइम पर जिस टाइम पे हमको उसको प्रेजेंट करना है बैंक में और आफ्टर प्रेजेंटमेंट डिसऑनर हो जाता है, नहीं उसका पेमेंट होता है, तो भी माना जाएगा कि
जो सेलर है वो क्या है, अनपेड सेलर, क्योंकि आपने उसको चेक काट के दिया था, आपने जो भी उससे ट्रांजेक्शन किया था वो अगेंस्ट चेक किया था, और जब वो चेक का प्रॉपर सही टाइम आने पर प्रेजेंटमेंट करता है तो वो डिसऑनर्ड हो जाता है, यानी बैंक उस पे कोई ना कोई, कभी मान लो इनसफिशिएंट फंड है, या फिर सिग्नेचर मिसमैच है, या फिर नाम अलग है, ऐसा कुछ भी रीजन अगर होता है तो बैंक रिजेक्ट कर देती है पेमेंट, और तभी सेलर अनपेड सेलर ही है। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट्स अनपेड सेलर के हैं। अगर उसको पेमेंट पार्सल मिला है या बिल्कुल नहीं मिला है, या फिर उसको जो भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला है उसका टाइम पर पेमेंट नहीं हो रहा है, तो दोनों ही केसेस में सेलर को अनपेड सेलर तब तक माना जाएगा। राइट, इतना समझ में आ गया कि अनपेड सेलर क्या है? ठीक है, यस मैम। दोनों ही कंडीशन आप लिख सकते हैं। इसके बाद राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, रुको मैं अभी तुम लोगों के साथ शेयर करती हूँ आगे। यहाँ है। अब ये राइट्स ऑफ अनपेड सेलर देखो, इसमें भी मुझे कुछ भी नहीं बताना, क्योंकि ये सारे ये हैं राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट बायर। यानी अनपेड सेलर को दो तरह के राइट्स दिया गया है। एक तो राइट्स दिया गया कि अगेंस्ट बायर पर्सनली, बायर के अगेंस्ट पर्सनली वो कौन कौन से एक्शन ले सकता है, ठीक है। और दूसरा राइट है अगेंस्ट गुड्स, यानी जो गुड्स है जिस पर ट्रांजैक्शन हुआ है, जिस पर डील हुआ है, उस गुड्स को के ऊपर उसका कौन कौन सा अधिकार है, ठीक है। तो पहले हम बायर का देख लेंगे क्योंकि ये बहुत इजी है और ये अभी हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। उसके बाद हम गुड्स का देखेंगे कि गुड्स को, वो जो तुमने बताया अभिजीत कि स्टॉपेज इन ट्रांजिट वगैरह, ये सब गुड्स पर है, ठीक है। तो ये राइट्स ऑफ अनपेड, हाँ, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर। तो बायर के अगेंस्ट वो सारे राइट्स है अनपेड सेलर के पास, जो नॉर्मली हमने देखा था सेलर के केस में। जैसे कि मैं क्विकली बताती हूँ, तुम लोग पढ़ के देख लेना, एकदम से समझ में आ जाएगा कि when the buyer of goods does not pay his dues to the seller, जब गुड्स का बायर जो भी ड्यू पेमेंट करना होता है वो सेलर को नहीं पे करता है, तो सेलर क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा वैसे, सेलर को क्या कहेंगे, अनपेड सेलर। हाँ, तो ये सेलर अनपेड सेलर हो जाएगा। एंड नाउ द सेलर हैज सर्टेन राइट अगेंस्ट द बायर, और ऐसे कंडीशन में सेलर के पास कुछ अधिकार है बायर के अगेंस्ट, बायर पर वो एक्शन ले सकता है। सच राइट्स आर सेलर रेमेडीज। रेमेडीज मतलब क्या होता है, मैंने बहुत बार बताया तुम लोग को, रेमेडीज निवारण, हाँ, रेमेडीज मतलब निवारण, उसको मुश्किल से उभारने का एक तरीका, रामबाण जिसको बोलते हैं, ठीक है। दीज आर द रेमेडीज, जो भी उसका नुस्खा होता है बचाने के लिए, ठीक है। तो सच ये जितने राइट्स दिए गए हैं पेट सेलर को, ये एक्चुअली उसको जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है बायर द्वारा, तो वैसे केस में सेलर को प्रोटेक्ट करने के लिए दिए गए हैं, ठीक है। सच राइट्स ऑफ द अनपेड सेलर आर एडिशनल टू द राइट्स अगेंस्ट द गुड्स ही सोल्ड, यानी इसके पास, अनपेड सेलर के पास दो तरह के राइट्स होते हैं। एक राइट्स होता है बायर के अगेंस्ट पर्सनली वो कोई एक्शन ले सकता है इस बात का, और एक राइट होता है जो मैंने नीचे लिखा है कि अनपेड सेलर आर, दीज राइट्स ऑफ द अनपेड सेलर आर एडिशनल टू द राइट्स अगेंस्ट द गुड्स, यानी कि गुड्स को भी वो होल्ड कर सकता है, गुड्स को भी वो लियन कर सकता है, और भी बहुत कुछ है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकता है, रीसेल कर सकता है, बहुत तरह के पॉइंट्स है उसमें, वो हम कवर करेंगे, ठीक है। तो वो सारे चीज करने के अलावा वो बायर पे भी एक्शन ले सकता है। समझ में आया? अब ये पहला है सूट फॉर प्राइस, ठीक है, यानी पैसे के लिए स्यू कर सकता है। ये बिल्कुल इसको बताने की जरूरत नहीं है, क्या कर सकता है सेलर, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इफ द प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स इज ऑलरेडी पास्ड बट ही रिफ्यूजेस टू पे फॉर द गुड्स। मान लो कि प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब ओनरशिप ऑलरेडी पास किया गया है, ठीक है, लेकिन अभी जो बायर है वो रिफ्यूज कर रहा है पेमेंट देने से सेलर को, तो अनपेड सेलर हो गया। अनपेड सेलर का इस केस में क्या है कि रॉन्गफुल रिफ्यूजिंग के लिए वो क्या कर सकता है, स्यू कर सकता है बायर को कि उसको पे करे, वो ऐसे रॉन्गफुली रिफ्यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन बोला गया है कि मान लो कि कॉन्ट्रैक्ट उस पर हुआ है, किसको कहते हैं, क्रेडिट पर हुआ है,
ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अभी मैं नहीं दे रहा हूँ यानी कि क्रेडिट पे, तो बट इफ द सेल कॉन्ट्रैक्ट सेज दैट प्राइस विल बी पेड एट द लेटर डेट, लेटर डेट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट पर है, हम बाद में आपको पेमेंट करेंगे, इस तरह का भी है, तो फिर उस समय में कब समझा जाएगा कि अनपेड सेलर है, जब क्रेडिट पीरियड भी खत्म हो जाता है, उसके बाद भी प्राइस ड्यू हुआ है, फिर तरह के रिफ्यूजल को अनपेड सेलर कहेंगे, और वो इसके लिए जरूरी नहीं है। एक मैं तुमको एग्जांपल, हम लोगों ने देखा था ना कि डिलीवरी और पेमेंट ये फॉर्मेलिटीज हैं, और ये फॉर्मेलिटीज बाद में भी किए जा सकते हैं। जैसे ही आप लोग अग्री कर जाते हैं, आप लोग यानी कि हम बायर एंड सेलर जैसे ही अग्री कर जाते हैं लेने के लिए, वैसे ही वो हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है सेल्स ऑफ गुड्स का। ठीक है, मे बी वो एग्रीमेंट टू सेल ही हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक केस में देखा था कि पेमेंट कर दिया और बोला हम गुड्स बाद में ले जाएंगे। तो गुड्स की डिलीवरी, अगर गुड्स की डिलीवरी भी कोई नेसेसरी वो नहीं है, एसेंशियल एलिमेंट नहीं है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, गुड्स की डिलीवरी अगर लेटर ऑन होनी है, लेकिन ट्रांसफर ऑफ गुड्स हो गया, ट्रांसफर इन प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स हो गया, ये समझ में आ रहा है। डिलीवरी बाद में हो सकता है, लेकिन अगर ओनरशिप हमने ट्रांसफर कर दिया, आपको ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया, नहीं हमने आपको बोला कि ये आपका सामान है भैया ले जाइए, आप पैसा कोई बात नहीं बाद में दीजिएगा, और हमने कहा ठीक है हम पैसा भी बाद में देंगे और अभी सामान भी हम नहीं ले जाएंगे, हम 2 दिन बाद सामान ले जाएंगे, तो ऐसे केस में ओनरशिप का क्या हुआ, ओनरशिप किसके पास है अभी, बायर के पास। बिल्कुल, क्योंकि बायर के पास चला गया है, वो बोल चुका है कि अब आपका सामान है, आपको जब मर्जी तब ले जाइए। तो डिलीवरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हो सकता है कि एक्चुअल डिलीवरी ना भी हुआ हो, बायर ने कहा हो कि मैं ये बाद में ले जाऊंगा, तो भी अगर आप प्राइस नहीं दे रहे हो तो भी वो अनपेड सेलर कहलाएगा और वो आपको स्यू कर सकता है। समझ में अब आया बात? यस मैम। यस मैम। ठीक है, सबको समझ में आया? नेक्स्ट है, प्लीज किसी को भी, आकाश, पीयूष और भी जो भी बच्चे हैं, प्रिया मैम पीयूष नहीं है पीयूष, ठीक है, अगर किसी को भी नहीं समझ में आए तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसलिए करी क्योंकि हम लोगों ने ये सब देखा हुआ है, जनरल जो राइट्स है उसमें भी ये सब है ना, ये सारी बातें। यस मैम। नेक्स्ट है सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, यानी कि अगर आपने प्रॉपर सामान को डिलीवर कर दिया है बायर के पास, लेकिन अगर बायर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और रॉन्गफुल नॉन रिफ्यूजल कर रहा है सामान को एक्सेप्ट करने से। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो तुम लोग को दिख रहा है, हाँ यहाँ पर एग्जाम्पल है कि मान लो ए बोलता है, ए और बी आपस में एग्रीमेंट किया और किसी एक डेट को उन लोगों ने 100 लीटर, बी बोलता है ए को कि आप मुझे 100 लीटर दूध बेच दीजिएगा ऑन द पर्टिकुलर फिक्स्ड प्राइस। उस डेट आने पर बी ने क्या किया, ए ने क्या किया, बी के यहाँ भेज दिया 100 लीटर दूध, लेकिन बी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट दिस दूध, ठीक है, विदाउट एनी जस्टिफिबल रीजन, यानी कोई ऐसा जस्टिफिकेशन नहीं उसके पास जिस जस्टिफिकेशन को वो उसको रिफ्यूज कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो रिफ्यूज कर रहा है रॉन्गफुली, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो इस केस में दूध क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। अब वो कहीं और पे उसको कोई और दूसरा बायर भी नहीं मिलेगा कि इतना बड़ा, जिसके घर में कुछ काम होगा वही ना 100 लीटर दूध लेगा, जिनके घर में कुछ काम नहीं होगा 100 लीटर दूध लेके क्या करेगा, तो दूध का नुकसान हो जाएगा उसको 100 लीटर दूध का, तो इस तरह के नुकसान के लिए ये दूध को सू कर सकता है, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, इसलिए मैं इसको ज्यादा टाइम नहीं दे रही। नेक्स्ट है प्रिया को भेज देंगे। हाँ, नेक्स्ट है और प्रिया उसको पानी के टैंकर में स्टोर करके रख लेगी, ठीक है ना, जरूरत होगा पानी का तो दूध चलाएगी, मिठाई बना लेगी, हाँ, और हलवाई का दुकान खोल लेगी। नेक्स्ट वन इज रेप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, ठीक है, यानी कि ड्यू डेट से पहले, हम लोगों ने इसको देखा था, किसी को याद है, जो ड्यू डेट है उससे पहले रेप्यूडिएट हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट, याद है तुम लोगों को कुछ? अभी हम लोगों ने इमीडिएटली खत्म किया है इसको। मैं इसको अभी शेयर करना बंद करती हूँ, तुम लोग बताओ, मैं देखना चाहती हूँ याद है कि नहीं। रेप्यूडिएशन मतलब कैंसिलेशन, कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, इससे रिलेटेड मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया था, क्या था वो? एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वेरी गुड,
इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने आपको बोला था कि बायर जैसे मैम बायर sue the seller हाँ sue the जैसे seller for the damages. बिल्कुल मैं वही बोल रही हूँ कि ये दोनों, अभी तक हमने क्या कहा था, बायर के पार्ट में ये पढ़ा था कि बायर को ये राइट है कि अगर बायर ने सेलर को कुछ ऑर्डर दिया है पर्टिकुलर डेट पर कुछ डिलीवर करने का, और वो डेट से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले एन मौके पर जब आप दूसरा अरेंजमेंट शायद ही कर पाइएगा या बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपको बहुत हाई रेट पर लेना पड़ेगा कहीं और से, ये ऐसा कुछ करना पड़ेगा, हमने ये पढ़ा था। तो बायर क्या कर सकता है, सेलर को या सेलर तो को वो sue कर सकता है। हाँ, या तो वो ड्यू डेट से पहले भी स्यू कर सकता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी बोल दिया है कि मैं ये नहीं करूंगा, तो 1 दिन 2 दिन अभी टाइम बचा हुआ है, फिर भी आपको क्या कर सकता है, वो स्यू कर सकता है पूरे डेट पूरा होने का वेट किए बिना, क्योंकि एंटिसिपेटरी मतलब एंटिसिपेशन, उसको अग्रिम जिसको बोलते हैं, उसको पहले ही आपने कंफर्म कर दिया कि आप ब्रिज कर रहे हैं, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट से अपने अग्रीमेंट से मुकर रहे हैं, तो ऐसे केस में मैं आपको डेट तक भी वेट नहीं करूंगा, उससे पहले भी स्यू कर सकता हूँ, नहीं तो मैं डेट तक वेट कर सकता हूँ, दोनों ही ऑप्शन है। सिमिलरली सेलर के पास भी ये ऑप्शन है, ठीक है, सेम एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि अगर समझ लो सेलर ने सारा अरेंजमेंट कर लिया गुड्स का जो आपको चाहिए, उसने यहाँ वहां से मंगवा के जैसे तैसे, होता है ना, ऐसा नहीं होता कि सेलर के पास ऑलवेज जो गुड्स होता है वो रेडी रहता है, वो भी बहुत जगह से ऑर्डर करके, कभी कभी तो 1 2 3 लोगों से होलसेलर से कोऑर्डिनेट करके वो अरेंज करता है, और जब सारे अरेंजमेंट हो गए, हो सकता है कहीं कहीं उसको ज्यादा पैसा भी लगा होगा, क्योंकि मुश्किल सामान हो रहा है उसको कलेक्ट करने में, तो उसने कुछ ज्यादा पैसे पे भी दूसरों से किया होगा ताकि वो आपके इमरजेंसी नीड को फुलफिल कर सके, लेकिन जब वो पूरा अरेंजमेंट कर लिया और तब आप रिफ्यूज कर रहे हो उसको एक्सेप्ट करने से, यानी बायर को एक्सेप्ट करना है, तो वो भी तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ऐसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को जो समय रहने से पहले ही कर दिया गया रिफ्यूज, अभी मैं आपको भेजने वाला हूँ या फिर मेरा सामान निकल गया है और आप बोलोगे नहीं नहीं अपना वापस बुला लो, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, तो इस तरह के रिफ्यूजल को भी हम एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं, और इसके अंदर भी जो है सेलर भी बायर को स्यू कर सकता है, ठीक है। मैम वो जिस ट्रांजिट का पैसा लगा वो रिटर्न लेगा ना सिर्फ? क्यों, इसके अलावा मान लो कोई ऐसा सामान है जिसको उसने कहीं से इंटरेस्ट पे खरीदा है, या मान लो एग्रीमेंट में ज्यादा पैसे पे खरीदा है, ठीक है, जिस तरह का भी उसको डैमेजेज हुआ, वो डैमेजेज आपको डिटेल बताएगा, ऐसे नहीं है कि कुछ भी बोलेगा, वो आपको डिटेल बताएगा कि मेरा ये खर्चा हुआ इसको लाने में और आपके रिफ्यूजल की वजह से मेरा ये नुकसान हुआ है, ठीक है। तो आप क्यों सिर्फ वो लेगा ट्रांजिट का, मान लो कोई ऐसा सामान है जो नॉर्मली डिमांड्स में नहीं होता है, वहां के मार्केट में नहीं बिक रहा है, तो वो सिर्फ आपके लिए वो अरेंज किया है, तो आपने तो रिफ्यूज कर दिया, अब मेरा बिकेगा नहीं 2 4 महीने तक, तो वो नुकसान किसका नुकसान हुआ, ये सेलर भी का तो सेलर का नुकसान है, नुकसान लेकिन हुआ। तो इस तरह के जितने भी नुकसान होंगे बायर पेड करेगा उसको। हाँ, तो यहाँ पर जैसे बायर, हमने कहा था ना कि बायर को अगर वो रिफ्यूज करता है डिलीवरी डेट से पहले कोई चीज डिलीवर करने से पहले, तो बायर स्यू कर सकता है। सिमिलरली अगर सेलर ने सारा अरेंजमेंट कर रखा है और अब टाइम है लेने का, उस टाइम से 1 आध दिन पहले बायर ने रिफ्यूज कर दिया एक्सेप्ट करने से, तो सेलर भी स्यू कर सकता है, ठीक है, सेम पॉइंट है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, यस मैम, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सूट फॉर इंटरेस्ट। ये हम लोगों ने देखा था बैंक और कस्टमर के रिलेशनशिप में, मैंने आपको बताया था, वहां भी बैंक एंड कस्टमर क्या है तो ना, बैंक इज वर्किंग एज अ एजेंट और समटाइम्स हाँ एजेंट की तरह ही लगभग काम करता है, और इनका भी जो रिलेशनशिप होता है कस्टमर्स एंड एजेंट का होता है या बैंक्स का होता है, बाकी तो कुछ होता नहीं। तो जब इंटरेस्ट के लिए मान लो कि हमने कहीं से आपको अरेंज करके वो सामान दिया, वो सामान जहां से भी हमने लिया उसमें उस चीज के लिए हमको पर दिन का मान लो कुछ किराया देना पड़ता है, ठीक है, होता है ना, कभी कभी हम रेंट पे लेते हैं सामान और हमने वो रेंट पर लेकर के आपको रेंट आउट किया है, ठीक है, तो इस तरह में अगर हमको रोज का कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है या फिर उस सामान के टूट फूट जाने से हमको कुछ जो भी उसका रकम बनता है जो सामान का ओवरऑल, उसके ऊपर से कुछ ना कुछ हमको पेनल्टी देना पड़ता है, तो ये जितने भी इंटरेस्ट हैं इसके लिए भी एक सेलर बायर को स्यू कर सकता है इफ देयर इज अ स्पेसिफिक एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज एंड द सेलर। देखो ये इंटरेस्ट की बात एग्रीमेंट टू सेल के एग्रीमेंट में ही एग्री करना पड़ेगा, अगर वहां पे एग्रीमेंट टू सेल के एग्रीमेंट में ऐसी कोई इंटरेस्ट का बात नहीं है तो बाद में आप इसको ऐड नहीं कर सकते कि मुझे इंटरेस्ट भी चाहिए,
समझ में आया? जो इंटरेस्ट का पोर्शन है वो पहले ही अग्री करना पड़ेगा कि हमको ये इस चीज पर इतना इतना लग रहा है और ये इंटरेस्ट रेट पर मैं आपको ये सामान दे रहा हूँ, और अग्रीड है दोनों पार्टी के बीच में, तो फिर उस इंटरेस्ट रेट से जब तक सामान का पेमेंट ड्यू है तब तक वो इंटरेस्ट भी ले सकता है उस सामान पर। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। लेकिन ये पहले स्पेसिफिक टर्म्स होना चाहिए। मान लो कि स्पेसिफिक टर्म्स नहीं है, किसी इस चीज पर ध्यान नहीं गया किसी का, बायर एंड सेलर का, और उन लोगों ने इंटरेस्ट के बारे में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं किया, तो नॉर्मली सेलर का कोई अधिकार तो नहीं बनता है इंटरेस्ट के लिए बोलना। लेकिन कोर्ट में जब बात जाती है तो कोर्ट अपने हिसाब से जो एक रीजनेबल समझता है कि ये डैमेजेस के साथ साथ इस रेट से इसको इंटरेस्ट भी देना चाहिए, तो जो कोर्ट डिसाइड कर देती है वो इंटरेस्ट बायर को सेलर को देना पड़ता है। ठीक है? यस मैम। अगर स्पेसिफाइड टर्म्स एंड कंडीशन है तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो सेलर यूं ही कर सकता है बायर को उस इंटरेस्ट के लिए, और विदाउट एनी स्पेसिफिकेशन है तो फिर ये कोर्ट पे डिसाइड पर डिपेंड करता है कि कोर्ट चाहे तो बोल सकती है बायर को कि नहीं इसका इतना नुकसान हुआ और इस रेट से, जो मार्केट रेट है इस रेट से आप उसको दे दीजिए ये इंटरेस्ट रेट भी, ताकि इसकी भरपाई हो जाए। राइट? तो ये हो गया राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट बायर। ठीक है? बायर के अगेंस्ट ये चारों राइट्स है अनपेड सेलर के पास। स्यू फॉर, कौन कौन सा राइट बताया, जल्दी जल्दी बताओ। राइट्स फॉर, स्यू फॉर प्राइस, पहला तो यही था ना, प्राइस के लिए। फॉर दूसरा पॉइंट, रिप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, रिप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। उसके बाद नॉन एक्सेप्टेंस के लिए सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, एंड फोर्थ वन इज सूट फॉर इंटरेस्ट। हाँ, सूट फॉर इंटरेस्ट। तो ये चारों पॉइंट याद रहेगा, और ये चारों पॉइंट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं पहले भी। राइट? तो वो दोनों भी राइट्स, एंड अगर अनपेड सेलर पूछे राइट्स और बहुत कुछ नहीं स्पेसिफिकली याद है तो कम से कम जो राइट्स ऑफ सेलर याद है ना वो तो जरूर लिख देना, क्योंकि आप लोगों को गुड्स के अगेंस्ट, बायर के अगेंस्ट जितने भी राइट्स वो ऑलरेडी आपको पता है। ठीक है? ये सारे पॉइंट हम लोग देख चुके थे। हाँ, अब कुछ वैल्यू एडिशन है इसमें कि राइट अगेंस्ट गुड्स, अनपेड सेलर का राइट अगेंस्ट गुड्स भी है, यानी कि अगर वो अनपेड सेलर है तो वो गुड को होल्ड कर सकता है, लियन कर सकता है। अगर उसको पता चल जाए पहले ही कि जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है और सामान डिलीवर वो कर भी चुका है, तो बीच रास्ते में उसको स्टॉपेज करने का ऑर्डर दे सकता है, उसको नॉन डिलीवरी कर सकता है, उसको भेजे ही नहीं सामान, समझे? तो इस सब तरह के उसको स्टॉपेज का राइट है, लियन का राइट है, और इन दोनों के अलावा जो डैमेजेज है उसको ले सकता है, वो स्यू कर सकता है, प्लेज कर सकता है बायर के गुड्स को। तो ये सारे राइट्स को दिए हुए जो हम लोग एक एक करके देखेंगे। नॉर्मली ये दो तीन चीज ये याद रखो जो राइट्स है। सबसे पहला राइट्स है अगेंस्ट द गुड्स में पहले आएगा राइट्स टू विदहोल्ड डिलीवरी। विदहोल्ड डिलीवरी का मतलब डिलीवरी को रोक देना। वो अगर मेरे दुकान पे ही है, ठीक है, और मुझे ऐसा पता चल जाता है कि जो मुझे गुड्स भेजना है जिस बायर को, वो इस कंडीशन में पहुंच गया है कि मुझे पे बैक नहीं कर पाएगा, तो मैं डिलीवर नहीं करूंगी। और इस डिलीवरी के लिए, आप नॉन डिलीवरी के लिए वो बायर मुझे स्यू नहीं कर सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी इंसॉल्वेंट हो चुका है। इंसॉल्वेंट का मतलब नॉट एबल टू पे। ठीक है? तो फिर वो मुझे इस तरह के नॉन डिलीवरी के लिए स्यू नहीं किया जा सकता है सेलर को। दूसरा है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, यानी कि अगर सामान मैंने अपने दुकान से निकाल भी दिया है, वो ट्रांजिट पे है, ट्रांजिट यानी कि एक जगह से दूसरे जगह उसको ट्रांसफर कर दिया गया है गुड्स को, ठीक है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन में जो गुड्स है उसको भी वो स्टॉपेज कर सकता है,